हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी की प्रमुख स्थल स्वरूप। पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप को हम विस्तार से आज बताएंगे आप सबको। इसके पहले हमने 5 चैप्टर क्लियर कर लिए। पहला था सौरमंडल। सौरमंडल के बारे में हमने अध्ययन किया था। दूसरा ग्लोब था, जिसमें कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं को समझे थे उसमें। तीसरा चैप्टर था पृथ्वी की गतियाँ, यानी घूर्णन और परिक्रमण के बारे में हमने बताया था। तीसरा हो गया। चौथा क्या था? मानचित्र था, मैप के बारे में हमने उसमें जानकारी प्राप्त की थी। पांचवा था पृथ्वी की प्रमुख परिमंडल, उसमें से जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल, इन चारों के बारे में हमने चर्चा किए थे। आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप। आज क्या पढ़ेंगे? पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप। चलिए देखते हैं। पृथ्वी की सतह सभी या जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग जो होते हैं वो ऊंचे नीचे और कुछ समतल होते हैं। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। दूसरी या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। ये क्या कह रहा है कि प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है और कहीं नीचे धंस जाती है। दूसरी या बाह्य प्रक्रिया जो होता है वह स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। जैसे कि कहीं पर विस्फोट हुआ या फिर कहीं पर ज्वालामुखी फूटा तो वहाँ पर एक नई संरचना तैयार हो जाती है बनने और बिगड़ने की। यह दूसरा है। पहला क्या था कि पृथ्वी कहीं ऊंची उठी हुई है, पर्वत का रूप ले ली है, एवरेस्ट का रूप ले लिया है, और कहीं नीचे धंस गई है, जैसे कि समुद्र का रूप ले लिया, नदी का रूप ले लिया, वो धंसा हुआ भाग है। हाँ, फिर आगे क्या है? धंस जाती है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपरदन कहते हैं। अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा जो सतह नीची हुई होती है उनका फिर से निर्माण होता है। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होता है। हम विभिन्न स्थल स्वरूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। हम विभिन्न स्थल स्वरूपों को उनके ऊंचाई, ढाल के आकार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत करते हैं। पर्वत किसे कहते हैं? तो पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है, उसको पर्वत कहते हैं। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है। जैसे जैसे हम पर्वतों पर जाते हैं, चढ़ते हैं, तो वायु वहाँ की ठंडी होती जाती है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती हैं, उन्हें हिमानी कहा जाता है। जहाँ पर नदियाँ जम जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें हिमानी कहा जाता है। यहाँ कुछ ऐसी भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते हैं। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ का धरातल में खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे श्रृंखला कहा जाता है। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे श्रृंखला कहा जाता है। जिसे श्रृंखला कहा जाता है। पर्वत एक रेखा के क्रम में, जिसे क्या कहा जाता है? श्रृंखला। बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किमी में फैले होते हैं। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप तथा दक्षिणी अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज क्रमशः, हिमालय जो है एशिया का, आल्प्स जो है वो यूरोप का, और एंडीज जो है वो दक्षिणी अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। हिमालय पर्वत कहाँ पर है? एशिया में है। आल्प्स पर्वत कहाँ पर है? यूरोप में है। और एंडीज पर्वत कहाँ पर है? पर्वत श्रृंखला वो जो है अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं: वलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत हैं। हिमालय और आल्प्स जो है वो वलित पर्वत है, जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार है, जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार है। इसका हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत का। वलित पर्वत से तात्पर्य है जैसे कि पर्वत ऐसे होकर इसी तरह बैठ गई हो, उसको वलित पर्वत कहते हैं। हिमालय और आल्प्स जो है वलित पर्वत का उदाहरण है।
आगे देखिए, पर्वतों की ऊंचाई यहाँ पर हो गया ना, हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज क्रम से एशिया, यूरोप तथा दक्षिणी अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। पर्वत तीन प्रकार के होते हैं: वलित पर्वत, भ्रंशोत्त पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत हैं जिनकी सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। भारत की जो अरावली पर्वत श्रृंखला है जो कि राजस्थान में है, वह सबसे पुरानी, विश्व की सबसे पुरानी जो है पर्वत श्रृंखला है। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो अपरदन प्रक्रिया के कारण घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। जो उत्तरी अमेरिका का अपलेशियन तथा रूस का यूराल पर्वत है, ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तब भ्रंशोत्त पर्वत का निर्माण होता है। भ्रंशोत्त पर्वत का निर्माण कैसे होता है? जब जो है बहुत बड़ा भाग टूट जाता है, बहुत बड़ा भाग जो है टूट जाएगा और ऊर्ध्वाधर रूप में विस्थापित हो जाता है, तब वहाँ पर भ्रंशोत्त पर्वत का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड या हार्स तथा नीचे धसे हुए खंडों को द्रोणिका या भ्रंश, मतलब कि द्रोणिका भ्रंश या ग्राबेन कहा जाता है। सॉरी, कुछ बुक से थे वो गिर गए हैं। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड या हार्स तथा नीचे धसे हुए खंडों को द्रोणिका भ्रंश या ग्राबेन कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वासजेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। किस तरह के? तो वलित पर्वत के उदाहरण हैं। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण, ज्वालामुखी पर्वत जो है वो ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। ज्वालामुखी पर्वत जो है, ज्वालामुखी पर्वत क्या है? तो फिर अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो, अफ्रीका का जो है माउंट किलिमंजारो, और जापान का फ्यूजियामा, वो जो है ज्वालामुखी पर्वत है, ज्वालामुखी से बना हुआ पर्वत है। यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लावा निकल रहा है। ये लावा जो है इधर इधर बिखरेगा, बिखरते बिखरते यहाँ पर एक रूप ले लेगा, जिसे पर्वत का रूप ले लेता है। पर्वत जो कि जापान और अफ्रीका में हम देख सकते हैं। अफ्रीका का कौन सा है? किलिमंजारो, और जापान का जो है फ्यूजियामा है। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्राहागार होते हैं। ठीक है, पर्वत जो है जल के संग्राहागार होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित है, हिमालयों में होता है। बहुत से नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमालयों में होता है। जलाशय के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। जलाशय के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पनबिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। नदी घाटियाँ तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिखाया जा रहा है यहाँ पर लिखा ना पैराग्लाइडिंग, ये पैराग्लाइडिंग है, पैराग्लाइडिंग। और रिवर राइफलिंग, पैराग्लाइडिंग, हैंड ग्लाइडिंग, ये फिर जो है हैंड ग्लाइडिंग है। ये रिवर राफ्टिंग है, और ये स्कीइंग पर्वत है। ये स्कीइंग पर्वत है जो कि चौथे फिगर में दिखाया गया है। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होता है। पठार क्या होता है? उठी हुई भाग होता है पठार, और सपाट भूमि होता है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिसके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकता है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। भारत में जो है दक्कन का पठार वो पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीका पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीका पठार, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण जो है पठारों के उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तिब्बत का पठार जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई माध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। जो तिब्बत की पठार है ना, उसका ऊंचाई कितना है? तो 4000 से 6000 मीटर तक ऊंचा है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित है। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरो से
अफ्रीका का पठार जो है वो सोना और हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। भारत में जो है छोटा नागपुर पठार में क्या क्या पाया जाता है? लोहा, कोयला और मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित हुंडरो जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपात के उदाहरण हैं। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है। लावा पठार में जो है काली कहाँ पर है? लावा पठार में छोटा नागपुर पठार। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ठीक, मैदान। मैदान किसे कहते हैं? मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग हैं। मैदान जो है समतल भूमि के बहुत बड़े भाग हैं। वे सामान्यतः मध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। नदियाँ पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपरदित कर देती हैं। वे अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर, बालू तथा सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं। इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तर अमेरिका में पाए जाते हैं। नदियों द्वारा जो है बनाए गए कुछ बड़े मैदान कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? एशिया और उत्तर अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भाग में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण हैं। मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों के बनाने तथा खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है। भारत में गंगा का मैदान देशों में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। स्थल रूप एवं लोग। स्थल रूप की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करते हैं। स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है। पर्वतीय क्षेत्रों का जो जीवन होता है वो बहुत कठिन होता है क्योंकि उनको जो है पहाड़ चढ़ना होता है, फिर नीचे उतरना होता है। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। ठीक, पर मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना या सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल स्वरूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर होता है। कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, उद्धार तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। इस आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनमें आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। ठीक, ये जो है यहाँ तक चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हम अगले दिन पढ़ेंगे। ठीक, और आप देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पर आगे क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं ना। क्वेश्चन है, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा देश भारत के बारे में नेक्स्ट दिन हम अध्ययन करेंगे। हमने 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।